हेलो गाइज। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का अपना पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस को फिजिक्स का बेसिक चैप्टर भी कहा जाता है। जब तक हमें क्वांटिटीज को मेजरमेंट करना नहीं आता है तब तक हम क्वांटिटीज के बारे में एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस। आज के चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। उसके बाद में हम यूनिट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में। और फिर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखेंगे और किस तरह से हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की नीड हुई इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फिजिकल क्वांटिटीज से। आपने देखा होगा कि इस टाइम पे अगर एट द टाइम मैं अगर बात करूं यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं एक साथ। अगर मैं हमारे सोलर सिस्टम की बात करता हूं तो सन के अराउंड हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है। अर्थ की बात की जाए तो मून जो इसका नेचुरल सैटेलाइट है वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अगर अर्थ के ऊपर होने वाले इवेंट्स की बात की जाए तो कोई गाड़ी है वो 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, कोई किसी ने कुछ वजन उठा रखा है, और कुछ लोग किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लगे हुए जिसका मेजरमेंट हो सकता है उसके लिए। जैसे कि अगर न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैं बात करूं तो इसको हम कैसे लिखते हैं, F इक्वल्स टू एम ए, जहां पर F होता है फोर्स, M होता है मास एंड A होता है एक्सीलरेशन। हमें न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए तीन क्वांटिटीज की जरूरत होती है, फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन। हम इनको किसी ना किसी टर्म में मेजर तो करते हैं, जैसे कि फोर्स को हम न्यूटन में मेजर कर रहे होते हैं, मास को हम केजी में मेजर कर रहे होते हैं, एक्सीलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। इसी तरह से कोई बंदा आता है जो कहता है मेरी हाइट जो है वो 6 फीट है, कोई कहता है कि मेरा जो वेट है वो 60 kg है, कोई बंदा कहता है मैं 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ सकता हूं। इन सारी क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजों की तो जरूरत पड़ती है। जो इन सारे इवेंट्स को हम जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उनके लिए जिस क्वांटिटी का यूज किया जाता है उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर, जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, और जिसके थ्रू हम यूनिवर्स में होने वाले सारे इवेंट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आके कहता है कि यार मुझे है ना तुमसे 10 लीटर का प्यार है, क्या कभी ऐसा सुना है क्या कि किसी को जो है वो 10 लीटर का प्यार है? कोई कहता है यार मुझे 10 केजी का दुख हो रहा है, या इनको कभी कि भाई मुझे 10 केजी का दुख हो रहा है, 2-4 किलो तू ले ले यार, बाहर कम हो जाएगा। या कोई कहता है मुझे तुमसे 10 लीटर का प्यार है, तो बोलता है नहीं मुझे 15 लीटर करने वाला मिल गया, इसीलिए अब आप चलिए यहाँ से। ठीक है, तो ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, इन चीजों को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। लेकिन इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो सारी क्वांटिटीज क्या कहलाती है, वो सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो तरह की चीजों की जरूरत होती है। जब भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, जब भी हम इसको लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें कहीं ना कहीं दो तरह की चीजें चाहिए। पहली न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी यूनिट। दो तरह की चीजें चाहिए। जब भी मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूँ या फिर फिजिकल क्वांटिटी को लिखता हूँ तो मुझे दो तरह की चीजें चाहिए।
पहली न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी को मैं जनरली क्या लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू एन यू, जिसको फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। हमें फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए दो तरह की चीजें चाहिए होती है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अब बात करते हैं कि यूनिट क्या चीज होती है, यूनिट की नीड क्यों पड़ती है और यूनिट क्या चीज होती है। यूनिट एक ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसके अगेंस्ट हम किसी भी क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हम जिसके अगेंस्ट किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। यूनिट से बड़ी लंबी कहानी है यूनिट की, हम एक कहानी के तौर पर इसको बात करते हैं, इसको लेके चलते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि स्टार्टिंग में जब अर्थ के ऊपर डायनासोर का अंत हुआ, उसके बाद में ह्यूमन का वर्चस्व बढ़ा। जब स्टार्टिंग में ह्यूमन ने चीज़ों मतलब मवेशियों को पालना स्टार्ट किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने स्टार्टिंग में गोट हार्डिंग स्टार्ट की, हम मान के चलते हैं। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, लेकिन एक कहानी की बात करते हैं जिससे हम यूनिट को समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिट की इतनी लंबी चीजें, यूनिट आया कहाँ से, किस तरह से हमने यूनिट को जो है आज अपनी मॉडर्न लाइफ में यूज करते हैं, इस तरह से यूज करना सीखा। तो सपोज कीजिए कि उसने पहले गोट हार्डिंग स्टार्ट की और कोई उनका दोस्त जो है वो जंगलों में रहते थे, उसने पहली बार भालू को देखा, बियर, और वो अपने दोस्तों से आकर के कहता है कि यार आज मैंने एक ऐसी नई चीज देखी जो 4 इक्वल्स टू गोट है। मतलब कि अगर 4 बकरियों को मिला लिया जाए तो उसका वेट, साइज, लमसम उसके इक्वल हो सकता है। तो मतलब उसने क्या किया कि आज एक नई चीज देखी, जो उसके पास अवेलेबल चीज थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, अपने दोस्तों को मेजर करके बता दिया कि यार 4 गोट जो है वो उस चीज को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर रहा है। वो एक्चुअली में नहीं है लेकिन इसके अगेंस्ट एक्सप्लेन करके दे रहा है। ये गोट जो है वो उनके पास पहले से अवेलेबल थी, इसको ये जानते थे, जो अवेलेबल था उसी क्वांटिटी के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, बियर को मेजर कर दिया। इसी तरह से फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जिन लॉ की स्टडी करते हैं वो नेचर में पहले से ही है, हमने क्या किया कि उनको अपने अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर कर दिया, उनका नॉमिनेशन कर दिया कि ये न्यूटन्स का लॉ है। फोर्स को है वो हम न्यूटन में मेजर करेंगे, हाइट को जो है हम फुट में मेजर करेंगे, या फिर डिस्टेंस को हम मीटर में, किलोमीटर में मेजर करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे पास जिस तरह से जिन चीज़ों के जो चीज़ें इजिली अवेलेबल थी उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, नेचर के अंदर जो चीज़ें थी, जो लॉ था, उनको समझने के लिए नॉमिनेट कर दिया कि हम इन चीज़ों को जो है वो इस तरह से समझ रहे हैं। जो हमारे महान साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने इन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग नाम देते गए और वो चीज़ें वर्चस्व में आती गई। जैसे कि थोड़ा और आगे आए हम हिस्ट्री के अंदर, यहाँ से थोड़ा और आगे आते हैं। जब किंगडम एरियाज हुआ करते थे उस टाइम क्या होता था कि राजा ही सब कुछ डिसाइड करता था कि प्रजा के लिए क्या है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ होनी है। तो ये जो फुट का कंसेप्ट है वो वहीं से आया है। राजा के मतलब पैर की जो लंबाई होती थी उसको 1 फुट बोला जाता था। अब समस्या ये थी प्रजा के सामने कि किसी दिन अगर राजा की डेथ हो जाती है तो अगले दिन नया राजा, नया फुट। अब सपोज कीजिए कि एक व्यापारी ने कपड़ा खरीदा और पहले वाले राजा के फुट की लेंथ इतनी थी, इसके अंदर इसको अगर वो 10 रुपए में बेच रहा था तो उसने इसी के हिसाब से इन चीजों को खरीदा। अब नया राजा आता है, उसके फुट की लेंथ इतनी है, वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, वो इसकी प्राइस चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसको अब 1 फुट जो है वो इतना कपड़ा देना पड़ेगा। तो क्या उस व्यापारी को फायदा होगा या नुकसान होगा? उसको तो नुकसान होगा, क्योंकि नया राजा आया, उसको अब कपड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। या कोई कहता है कि यार मुझे
5 फुट रस्सी चाहिए, या फिर ये 5 यूनिट रस्सी चाहिए। तो मतलब ये सारे वेरिएबल चीजें चल रही थी। तो लोगों ने धीरे धीरे जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया। जैसे यार्ड जो होता है, पहले यार्ड को अपने नोज से लेकर के ये अपने थंब तक की जो लेंथ थी, इसको 1 यार्ड बोला जाता था। अब ये हर किसी के लिए अलग अलग होती है। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, यूनिट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया। और यूनिट के लिए हमने 2 प्रॉपर्टी डिसाइड की। एक तो यूनिट जो है वो इनवेरिएबल होना चाहिए, कहीं भी यूनिट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि इंडिया के अंदर 1 मीटर जो है वो इतनी लेंथ है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने जो है वो यूएस में गए तो वहाँ 1 मीटर की लेंथ जो है वो ज़्यादा मिली या कम मिली, ऐसी चीज़ नहीं होने। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि यूनिट जो है वो इनवेरिएबल होना चाहिए, मतलब कि उसके ऊपर इन्वायरमेंटल इश्यू नहीं आने चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज इजिली अवेलेबल होना चाहिए। पहला इनवेरिएबल होना चाहिए, दूसरा यूनिट जो है वो इजिली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें हमारी हाइट मेजर करनी है तो हम फूड को लाने के लिए कहीं दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा, या किसी दूसरे गांव जाना पड़ेगा, या किसी दूसरे शहर जाके लेके आए। वो हर कहीं इजिली अवेलेबल होना चाहिए। जो हमने पहले कहानी में देखा था, गोट जो थी वो उनके पास पहले से ही अवेलेबल थी, वो इजिली अवेलेबल थी, और जो चीज़ देखी उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, मेजर किया। इसी तरह से स्टैंडर्ड यूनिट की तरफ बढ़ते बढ़ते अब हमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरह से यूनिट की जरूरत पड़ती गई। जैसे कि अगर किसी को ऐसे होता है कि यार आज मुझे 1 किलो सोना खरीदना है, या कोई बोलता है यार मुझे 1 कुंटल सोना खरीदना है, ऐसा कभी होता है क्या? कोई खरीद सकता है, लेकिन आम जनता के लिए ये चीज़ें अलाउ नहीं होती है, या फिर उसकी मतलब उतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो यूनिट को अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज करने के लिए 3 तरह का सिस्टम बनाया गया, सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसके अंदर हम हर चीज़ को अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज करते हैं। हम चीज़ों को मेजर जो है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेजर करते हैं। जिसमें से पहला सिस्टम था सीजीएस सिस्टम, जिसके अंदर लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया गया। दूसरा था फुट पाउंड सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, जिसके अंदर लेंथ को जो है वो फुट में मेजर किया गया, मास को जो है वो पाउंड में मेजर किया गया, और टाइम को जो है वो सेकंड में मेजर किया गया। उसके बाद में एमकेएस सिस्टम, जिसको हम आज यूनिवर्सल सिस्टम बोलते हैं, जिसको एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के अंदर हम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है? अभी तक हमने बात की यूनिट की स्टैंडर्ड यूनिट की तरफ हम बढ़ते गए, और इसी के साथ हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से 3 तरह के सिस्टम बना लिए, जहां हमें जिस तरह से ज़रूरत होती है हम उसी तरह से क्वांटिटीज को मेजर कर लेते हैं। अब कुछ टाइम के बाद साइंटिस्ट के सामने एक और चुनौती आई। अब क्या होता है कि कोई साइंटिस्ट जो है वो यूएसए के अंदर बैठ के रिसर्च करता है, और वो क्या करता है, उस रिसर्च को वो मेजरमेंट जो होते हैं उनको अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखता है। वहाँ पर जैसे कि लेंथ को या डिस्टेंस को माइल्स में मेजर किया जाता है, इंडिया में उसको किलोमीटर में मेजर किया जाता है। तो इस तरह से मतलब कुछ चुनौतियाँ थी। जैसे वहाँ का साइंटिस्ट अगर कोई रिसर्च करता है और वो उस रिसर्च को पब्लिक करता है, तो यहाँ इंडिया के साइंटिस्ट जो होते हैं वो उस रिसर्च को स्टडी करते हैं। तो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट के पास बहुत सारी चीज़ें जो है वो अननोन रह जाती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि माइल्स को कितनी डिस्टेंस को माइल्स लिया गया है, इसमें कितने किलोमीटर होंगे, कौन सी क्वांटिटी को किस तरह से मेजर कर दिया। तो इन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए उन लोगों ने कुछ बेसिक्स क्वांटिटी बनाई, जिसके लिए फ्रांस में एक मीटिंग की गई। उस मीटिंग में उन्होंने बेसिक क्वांटिटीज लेकर आए, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनको किसी अदर क्वांटिटी के टर्म में हम
एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी अदर क्वांटिटी की टर्म में हम लिख ही नहीं सकते। जैसे लेंथ को जो है हम कभी भी किलोग्राम, सेकंड या एम्पियर या केल्विन में नहीं लिख सकते, लेंथ को हमेशा ही हम मीटर में ही लिखते हैं। लेंथ जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह यूज की गई। इसी तरह से कुल मिला के उन्होंने वहां पर उस मीटिंग में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लेकर आए, और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो थी वो ये थी: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है, और बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको किसी अदर की टर्म में हम लिख ही नहीं सकते, वो क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। अब अगर मैं अपने थोड़ा सा फिजिक्स की स्टडी पे फोकस करूं, तो पूरी की पूरी जो मैकेनिक्स है वो हम इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटी पे स्टडी कर लेते हैं। पूरी मैकेनिक्स के अंदर हमें सिर्फ लेंथ, मास एंड टाइम की जरूरत होती है, बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद हम जैसे ही थर्मल फिजिक्स में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम टेम्परेचर के करैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। जब हम टेम्परेचर के करैक्टर यानी कि इसके बिहेवियर को जान लेते हैं तो उसके बाद में देखते हैं कि ये जो मैकेनिकल क्वांटिटी थी, जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी जिनको हम पूरे मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, इनके ऊपर इसका किस तरह का इफेक्ट पड़ता है, इसको हम पूरा थर्मल फिजिक्स में आगे स्टडी करते हैं। उसके बाद में हम फिजिक्स के अंदर आगे स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो पहले हम करंट के बिहेवियर के बारे में पता करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि करंट किस तरह से आती है, इसका बिहेवियर कैसा है। उसके बाद में हम इन चीज़ों पे करंट का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की स्टडी जो है हम जेई के सिलेबस में नहीं करते हैं। यहाँ 11th और 12th के सिलेबस इंक्लूडिंग जेई के सिलेबस में हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की स्टडी जो है वो इंजीनियरिंग के अंदर की जाती है। उसके अंदर जब आपको किसी चीज़ की ब्राइटनेस या ग्लो के बारे में बताना होता है तब हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी की स्टडी करते हैं, जैसे कि आपकी फ़ोन की ब्राइटनेस कितनी है, आपके पीसी की ब्राइटनेस कितनी है, इन सब के बारे में ल्यूमिनस इंटेंसिटी के थ्रू बताया जाता है, जिसका यूनिट कैंडेला है और सिंबल सीडी है। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो है वो मोल में मेजर किया जाता है। हम पहले इन सब चीज़ों के बारे में, इसके करैक्टर्स के बारे में यहाँ स्टडी कर रहे होते हैं, एटम्स के बारे में जान रहे होते हैं, और हम फिर उसके बाद में देखते हैं कि ये इन चीज़ों पे किस तरह से इफेक्ट करती है। और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा जेई का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है फिजिक्स का। यही फिजिक्स है, और एनसीईआरटी के अंदर 11th एंड 12th के अंदर यही चीज़ दी गई। आपको पूरी की पूरी एक फिजिक्स को एक टर्म्स में इसी तरह से स्टडी करनी होगी। आप पहले अगर मैकेनिक्स को स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको टेम्परेचर के करैक्टर के बारे में जानना होता है। जब आप करैक्टर के बारे में जान लेते हो, मतलब इसके बिहेवियर के बारे में जान लेते हो, तो आप फिर जो है वो ये देखते हो कि टेम्परेचर जो है वो इन क्वांटिटीज पे किस तरह से इफेक्ट डालता है। इन चीज़ों के बारे में पता करते हो। यही हमारे पूरे के पूरे सिलेबस में है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की हम यहाँ स्टडी नहीं करते हैं। इसी के साथ में 2 और क्वांटिटीज को बाद में फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह यूज किया गया, जिनमें से पहली क्वांटिटी है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो है, अगर किसी सर्कल की रेडियस r होती है और सर्कल की सरकमफ्रेंस पे हम कोई पॉइंट लेते हैं a, और इस सरकमफ्रेंस पे चलते चलते हम किसी पॉइंट b तक आ जाते हैं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में हम सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल बनाते हैं जिसको थीटा से डिनोट किया जाता है, और उसको बोला जाता है प्लेन एंगल। जब प्लेन एंगल थीटा को जो है वो लिखा जाता है s डिवाइड बाई r। तो s जो होता है वो लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस होती है, और r जो होती है वो सर्कल की रेडियस होती है।
इसकी यूनिट जो है उसको बोला जाता है रेडियन। इसको हमेशा हम रेडियन में मेजर करते हैं। प्लेन एंगल को जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ही यूज किया जाता है। इसको किसी अदर क्वांटिटी के टर्म में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके बाद में दूसरी चीज है सॉलिड एंगल। ये कोई स्फेयर है जिसकी रेडियस r है। आपने कभी आइसक्रीम कोन खाया, उसको देखा होगा गौर से। उस तरह का कोन अगर हम यहां से निकाल लें तो ये यहां पर इसके सेंटर पे एक एंगल बनाता है जिसको मैं फाई से डिनोट कर रहा हूं। फाई जो होता है उसको लिखा जाता है सॉलिड एंगल को 5 इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय रेडियस की स्क्वायर, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है स्टेरेडियन। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद इन 2 क्वांटिटीज को एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ही यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी की। अभी हमने बात की थी कि टोटल जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके बाद में 2 क्वांटिटीज और इंक्लूड की गई। उन सारी क्वांटिटीज के बाद जो भी फिजिकल क्वांटिटी आती है उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी। और उनको हम किसकी टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज की। जैसे कि अगर मैं एरिया की बात करता हूं, एरिया क्या होता है, अगर मैं स्क्वायर की एरिया की बात करूं, कोई स्क्वायर है, इसकी कोई एक डायमेंशन होती है, इसको मैं ए बोलता हूं, तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। या फिर कोई रेक्टेंगल की बात की जाती है तो इसमें हाइट एंड लेंथ की बात की जाती है, तो इसको क्या लिखा जाता है, एल गुणा एच, या कभी कभी इसको एल गुणा बी भी लिखा जाता है, एल इंटू बी। तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं हम, मीटर में। विड्थ को भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज किया गया, लेंथ का। इसी तरह से अगर डेंसिटी की बात की जाए, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास इंटू वॉल्यूम, सॉरी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास को हम केजी में मेजर करते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ। इसको क्या लिखेंगे हम, मीटर क्यूब। तो जब भी हमें डेंसिटी को एक्सप्लेन करना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करते हैं, जिसमें से पहली मास एंड दूसरी लेंथ। तो ये जो सारी क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के जो सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको क्या बोलते हैं हम, ड्राइव्ड क्वांटिटी। और उनको किसकी टर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में। हमने यूनिट के बारे में पढ़ा है। अगर कोई हमसे पूछ ले कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ इक्वल्स टू न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में। एक्सीलरेशन को किस में, एक्सीलरेशन जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, एज ए डिस्टेंस मेजर करते हैं, जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं। और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो वेलोसिटी को मीटर डिवाइड बाय सेकंड यूनिट दिया जाता है। तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का जो यूनिट आता है वो क्या आता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो होता है वो फोर्स का एसआई यूनिट होता है, और इसको हम प्यार से न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है। अगर कोई हमसे बोल दे कि वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है,
वर्क का, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अभी अभी हमने यूनिट देखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो वर्क डन का जो टोटल यूनिट है वो क्या हो जाता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको यार से कभी कभी हम जूल भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमसे ये तो यूनिट्स का हमें पता चल गया। अब अगर हमें जेई के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यूनिट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1980 में एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने कहा था कि यंग्स मॉडुलस का आप ऐसा ही यूनिट बताइए। एमकेएस का मतलब ही ऐसा ही होता है, हमने पहले बात की थी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। उन्होंने मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पूछा था और पावर ऑफ लेंस के बारे में पूछा था। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, हम जो है वो इलास्टिसिटी के चैप्टर में स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें क्या कहता है, हुक्स लॉ से हमें पता चलता है स्ट्रेन जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेस के। ठीक है, स्ट्रेन जो होती है वो होती है डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, और स्ट्रेस जो होती है वो होती है फोर्स डिवाइड बाई एरिया। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तब हमें क्या जरूरत होती है, किसी ना किसी कांस्टेंट की जरूरत होती है। तो उस कांस्टेंट को हम किससे लिखते हैं, यंग्स मॉडुलस से, डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। तो हम ये जो है वो डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, कोई चीज में कोई क्वांटिटी में डिफरेंस। तो डेल्टा एल का मतलब होता है एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, जिसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो स्ट्रेन जो होती है वो होती है यूनिटलेस। अब हमारे पास गामा इक्वल्स टू बचता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का ऐसा यूनिट हमें पता है जिसको हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो गया केजी मीटर इनवर्स एंड सेकेंड स्क्वायर। ये जो है वो ऐसा यूनिट होता है यंग्स मॉडुलस का, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन को जो है वो हम टेस्ला में मेजर करते हैं, और पावर ऑफ लेंस को जो है इसको मेजर किया जाता है मीटर इनवर्स में। इन सारे यूनिट्स, टेस्ला कहाँ से आता है, मीटर यूनिवर्स कैसे आता है, ये सारी चीजें जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे लिए नॉर्मल होती जाती है। थोड़ा सा अगर और आगे बढ़े तो 1998 में एक क्वेश्चन और पूछा गया था जिसमें पूछा था कि ऐसा ही यूनिट ऑफ इंडक्टेंस द हेनरी कैन बाई रिटन एज। तो हम यूनिट को जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हम जैसे हमें पता है कि ड्राइव्ड क्वांटिटी को जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटी ऐसी भी होती है जिनको अलग ड्राइव्ड क्वांटिटी में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस द हेनरी कैन बाई रिटन एज, कि जो इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी है हम उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो इंडक्टेंस जो होता है जिसको हम L से डिनोट करते हैं, L इक्वल्स टू होता है फाई डिवाइड बाई आई। फाई जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जिसको हम वेबर में मेजर करते हैं। करंट जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम
एम्पियर में मेजर करते हैं। तो मेरे लिए एक तो पहला ऑप्शन आ गया। दूसरा, अगर मैं इसको फाई इक्वल्स टू एल आई से भी लिख सकता हूं। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाता है, E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू हो गया एल डी आई बाई डी टी। एल तो एक कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होता है। करंट इसमें वेरिएबल क्वांटिटी की तरह बिहेव करती है। E जो है उसको बोला जाता है वोल्टेज। E को हम वोल्ट में मेजर करते हैं। L को हमें हेनरी को लिखना है। डी आई ये छोटा अमाउंट ऑफ करंट बोला जाता है, जो स्मॉल क्वांटिटी करंट की होती है उसको बोला जाता है। लेकिन इसको मेजर तो हम एम्पियर में ही करेंगे जब करंट है तो। और डी टी एक छोटा सा टाइम इंटरवल, लेकिन मेजर तो सेकंड में किया जाएगा। तो अब हेनरी के यूनिट को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, वोल्ट सेकंड डिवाइड बाय एम्पियर। तो इसके लिए मेरा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन की चेक करते हैं। इंटरनल एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल्स टू होता है हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। हाफ जो है वो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका कोई यूनिट नहीं है। एल का हमें यूनिट चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी जो होती है वो टोटल किस में करना मेजर की जाती है, जूल में। तो जूल इक्वल्स टू हो गया मेरे पास में एल का, तो हमें फाइंड आउट करना है। और आई स्क्वायर है तो ये हो गया एम्पियर स्क्वायर। तो एल इक्वल्स टू लिखा जा सकता है जूल डिवाइड बाय एम्पियर स्क्वायर। इसके लिए मेरा सी भी करेक्ट है। दूसरा, इंडक्टेंस इक्वल्स टू होता है आर टी, जिसको आर को रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो रेजिस्टेंस को हमेशा हम ओम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में। तो इसके लिए मेरा डी भी करेक्ट है। तो यूनिट के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, रूल्स ऑफ होमोजीनियस के बारे में बात करेंगे। आई होप you enjoy today's class. Thanks.